So some important tips I am giving. कुछ चीज़ आपको मालूम ही होगी बट मेरे को खाली रिपीट करनी है। और मे भी आपने बराबर से फॉर्मूला बुक तो बना के रखा होगा। आई होप आपको उससे बहुत ही कन्वीनियंट होना चाहिए। सो राइट, मैं पहले लॉजिक चैप्टर के हिसाब से बात करूँगा। राइट कॉलम नंबर इफ रिक्वायर्ड। हाँ, खास करके रिक्वायर्ड वाला मैंने बात किस में करना है, जिसमें कि वो शो दैट वगैरह, ट्रू दैट वगैरह वाला स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए ट्रूथ टेबल टाइप क्वेश्चन। खास मेरा ये लॉजिक का जो पेपर लिया था ना, उसको ध्यान में रखते हुए आप एक आध दो मुद्दा उसमें से मुझे जो बोलना था, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि उसके अंदर कभी भी आपको निगेशन फाइंड आउट करना है या ड्यूअल वगैरह भी फाइंड आउट करना हो, उसमें स्पेसिफिकली स्टेटमेंट को आप नोटेशन के फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में से नोटेशन में कन्वर्ट कर लेने का। बस उसके बाद उसको आप ड्यूअल में कन्वर्ट करो और वापस ड्यूअल का उसका हिसाब जो भी आ जाएगा वापस उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। मुझे जब तक मालूम है तब तक देखो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ने ऐसा एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है कि जिसके अंदर वर्बल स्टेटमेंट का ड्यूअल हो। रिया, मुझे ज़रा हेल्प करना, तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो मुझे, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ड्यूअल स्टेटमेंट का निकालने के लिए? हाँ सर, है ऐसा। तो उसमें अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जिसमें कंडीशनल और बाय कंडीशनल कनेक्टिंग दिया हो? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। हाँ, तो ये मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्योंकि मैं हर बार इसे ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो कि पहले होता था ऐसा सब, अभी क्या है देखो, अपना अपना कवरेज किया होता है ना जिस टेक्स्ट बुक में, वो हिसाब होता है। इसलिए मैंने शुरुआत से ही जब भी इसे टेक्स्ट बुक निकाला तब से ही हम लोग का मूड ऑफ हो जाता था कि भाई उन लोग जो कवर कर रहे हैं वो उतना ही कवर होना है, ऐसा ही हो जाता था। जो चीज़ नहीं कवर करी है वो भी होनी चाहिए। तो ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन जैसे कुछ होते हैं तो उसमें भी ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने वो दिया हुआ है कि पहले आपको उसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। ड्यूअल बनाने का हिसाब जो है वो खाली अपने को मालूम है कि कंडीशनल और बाई कंडीशनल में नहीं होता है, तो उसके लिए अपने को डबल निगेशन लेके उसमें से वो कंडीशनल बाई कंडीशन हटाना पड़ता है। वो हटाने के बाद फिर ड्यूअल आप आसानी से ले सकते हो। और सिंबॉलिकली जो ड्यूअल निकाल लिया है आपने, तो फिर उसको वापस से स्टेटमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। बराबर है। अच्छा, वेन डायग्राम तो उन्होंने हटा ही दिया, तो उसके लिए मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। खास करके आप लोग वापस से ये क्वांटिफाइड और क्वांटिफायर्स वाले ये सब क्वेश्चंस देख लेना, जिसमें कि उसके स्टेटमेंट का पैटर्न, उसके अंदर भी आपको वापस उसमें भी आपको जो निगेशन वगैरह भी उसका भी है ना, निगेशन ऑफ ऑटोमिक स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जरूरी है।
ऐसे क्वेश्चन खास करके जिसको हमने पहचानना है कि स्टेटमेंट है कि नहीं लॉजिक में, और उसके बाद उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो हम लोगों को क्लियर कट लिखने का, गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक, या तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक, और उसकी ट्रूथ वैल्यू। फाइनली ट्रूथ वैल्यू लिखने के साथ साथ आपको टी या तो एफ दोनों में से एक, टी या तो एफ दोनों में से एक ऐसा सिंबल, मतलब आपको मालूम है वो करके दिखाना है। उसके बाद दूसरे नेचर के क्वेश्चन में खास तौर पे एक ओपन स्टेटमेंट होता था, वैसा भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई वो सेंटेंस ही नहीं है लॉजिक में, वो तो एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव है ना, वो सब है, इंटरोगेटिव। देखो ये है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, विच इज, ये है ओपन सेंटेंस, इसलिए लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं है। अब फिलहाल वो नहीं है, मगर उसका हिसाब आगे चल के वो क्लैरिफाई होने के लायक बन सकता है। मतलब इट के जगह पे आप स्पेसिफाई करने लगो, है ना, तो दैट कैन बी द, मतलब कि जो है वो क्लियर हो जाता है फिर वो ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट का। तो ऐसे ओपन सेंटेंसेस को भी ध्यान में लेना है, वो एक्सरसाइज में है ही। ऑटोमिक स्टेटमेंट का तो निगेशन बहुत ही आसानी से डायरेक्ट निकल जाता है, उसमें अपने को उसको सिंबॉलिकली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको ध्यान में रखे हुए हमें उसको कन्वर्ट करना है। दो होते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म, एक वर्बल फॉर्म। ये भी पूछा जाता है एक्सप्रेस करना वर्बल में से सिंबॉलिक या तो सिंबॉलिक में से वर्बल। ध्यान रखना बट के लिए एंड यूज होता है, ये मैंने लिखाया था कि नहीं यार, रेडी है तो जरा बोल दे, तो पूरा फॉर्मूला बुक निकाल सामने रखो सभी लोग, मैं किसी को भी पूछता हूँ। ऐसे मैंने शब्द काउंटिंग करा के लिखाए थे जो अल्टरनेटिवली बोले जाते हैं, जैसे बट के जगह और एंड हो गया। जैसे कौन से थे? ये देखो एक इधर सामने आ ही गया है, इवन दो। ये तीर्थ रेडीली है क्या तेरे पास लिखा हुआ?
इवन दो के लिए एंड लिखा जाता है। ट्रूथ टेबल ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन के लिए। हिंट मालूम है आपको, कंडीशनल के लिए टी एफ एफ और बाई कंडीशनल के लिए दो है, टी 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 और एफ एफ टी। और ध्यान रखना आई डबल एफ, ये आई डबल एफ को इस्तेमाल किया जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए, कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हो, ये ध्यान में रखना है। नॉर्मली हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है, आपको हो सकता है वो टोटोलॉजी हो, सभी ट्रूथ वैल्यू ट्री है तो सभी फॉल्स है तो कंट्रोडिक्शन, सभी मिक्स्ड है तो कंटिंजेंसी, नीदर ट्रू टोटोलॉजी नॉर कंट्रोडिक्शन। हाँ, और ये वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि जिसमें ट्रूथ वैल्यू आपको मालूम होने चाहिए कि भाई जो फैक्ट है, जो फैक्ट के बेसिस पे अपने को ट्रूथ वैल्यू पता होना चाहिए। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। अब ये फैक्ट ही किसी को पता नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाता है। सो दिस इज द ट्रूथ वैल्यू टू बी ऑब्टेन्ड विद द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, बीच में एंड है, तो फिर अपने को उसको क्या करने का, सिंबल में कन्वर्ट करने का। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको उसके ट्रूथ वैल्यू के बेसिस पे ऑटोमिक स्टेटमेंट जो भी है इंडिविजुअल के ट्रूथ वैल्यू को लिखने का, और उसके बाद वो कंपाउंड स्टेटमेंट जो भी अपने को फाइनल ट्रूथ वैल्यू ले लेने का। ये टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो वो अपने को सॉल्व करके उसका वैल्यू वगैरह ढूंढना पड़ता है। वो हिसाब भी कभी कभी होता है कि मतलब अभी तो मैंने एग्जांपल लिया था बाजू में, नॉर्मली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट, और तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट रूट हो सकते हैं, सेम रूट भी हो सकते हैं। चलिए आगे के टाइप के क्वेश्चन में मैंने 1.4 लिया था, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। बस ये उल्टा है, वर्बल में से इसको सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना है। और हाँ, एक और अच्छी बात ध्यान में देने लेने वाली बात, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये पूछा, ये लिखा होगा तो उसको अपने को समझने का निगेशन, एंड देयरफॉर यू टू अप्लाई नॉट। उसके बाद एक शब्द और आया है, देखो, इवन दो, वापस ये शायद आगे आया था, है ना। तो इवन दो के लिए क्या यूज हो रहा है, एंड। इवन दो के लिए क्या यूज हो रहा है, एंड। चलिए, इफ देन इवन ओनली इफ, ये सब तो आपको कॉमन बात है। फिर इट इज नॉट ट्रू दैट की जगह पे निगेशन आता है ना। और अब आपको ट्रूथ वैल्यू भी ढूंढने वाला क्वेश्चन है ऐसे, कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ढूंढने का। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें आपको पी और क्यू स्टेटमेंट की ट्रूथ, पी क्यू आर एस, ऐसे चार स्टेटमेंट है, उसके आपको ट्रूथ वैल्यू दिए हुए हैं। और पहले से इंस्ट्रक्शन में दे देते कि भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है ना। उसके आधार पे अपने को ट्रूथ वैल्यू रखते जाना है, फिर उसके उसके हिसाब से सॉल्व करते जाना है। फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा वो स्टेटमेंट की फाइनल ट्रूथ वैल्यू होती है। एग्जाम्पल को आप वैरायटी एग्जाम्पल्स देख के आप वापस से इसको नीदर नॉर, ये देखो ये अच्छा आ गया सामने, मैंने लिखा ही हुआ है अपना, ये क्लास वर्क का रेगुलर नोट्स है मेरा। नीदर नॉर के हिसाब से एंड होता है, और आइदर और के जगह पे और होता है, ये ध्यान रखना। क्वांटिफाई फायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये बात चलती है, जिसमें अपने को मालूम नहीं है कि वो स्टेटमेंट की
फैक्ट क्या है, ट्रूथनेस क्या है। सो एस कि अपने को जब तक पता नहीं चले उसमें एक्स की वैल्यू क्या, तब तक उसका टोटल या उसका जो भी फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा। सो वी शुड से एज ए ट्रू और फॉल्स, दैट इज नॉट डिसाइडेड। तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी, उसके अंदर से अपने को सिलेक्ट करना है उसको कि हाँ ये वैल्यू होगी तो वो ट्रू होगा, या ये वैल्यू होगा तो वो फॉल्स होगा। जैसे कि एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन 9, और आपको एक्स की वैल्यू दी 5 6 7 8, तो आपने एक्स की कौन सी वैल्यू लेनी है जिससे कि एक्स का जो भी वैल्यू लोगे उससे आपका ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होगा। तो कि खाली 8 वैल्यू जो होगा वो उसको सेटिस्फाई होगा। सो ये पॉइंट इस तरह से हम कंफर्म करते हैं। अब वो क्वांटिफायर्स कौन है, क्योंकि एक तो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स दैट इज़ फॉर ऑल, और उसका नोटेशन आपको मालूम है। और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स मतलब देयर एग्जिस्ट, और यू कैन से एटलीस्ट वन। तो उसमें सब नहीं होते, मतलब देयर कैन बी फ्यू। नेक्स्ट 1.5 में ऐसे ही हमने क्वेश्चन देखे, क्वांटिफायर्स यूज करके कन्वर्ट करना है फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इट शुड बी डिफाइंड ऑन एट नेचुरल नंबर सेट। तो x की कोई भी वैल्यू आपको ढूंढ के लेंगे, आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जो मिला है -5 2, ये जो दो वैल्यू मिली वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। उसमें से x इज इक्वल्स टू 2, वही उसको नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो -5 उसको एग्जिस्ट नहीं, मतलब उसके नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसमें फॉर ऑल नहीं आएगा, क्योंकि एक्स का दोनों आंसर होता तो फॉर ऑल हो जाता। बट यहाँ पे दोनों में से एक ही सेटिस्फाई हो रहा है, सो आई विल राइट एज अ देयर एग्जिस्ट। सो स्टेटमेंट कैसे बनना है, देयर एग्जिस्ट एक्स सच बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। बस इसी तरह से आप ये क्वांटिफायर्स को कंसिडर कर सकते हैं। फिर आपको साथ में इस तरह से ट्रूथ वैल्यू भी पूछी है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए, जिसमें कि बी एक सेट दे दिया है और बी के बारे में पूछा है। पहला समझो, एक अपन देख लेते हैं। फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। तो अपने को बी सेट में से देखने का क्या फॉर ऑल इसको सेटिस्फाई होता है प्राइम नंबर के हिसाब से। तो क्या देखने का भी एक्स इज इक्वल टू 6 जो है वो तो प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स होगा। क्योंकि फॉर ऑल बोलने का मतलब क्या होता है कि सभी वैल्यू के लिए वो लागू हो रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो अपने को उसको देखो, लिखने का मैं अभी वापस ढंग नहीं बता रहा हूँ, मगर मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी लिखने का तरीका ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन तो आपको मालूम है, इसको ज़्यादा मुझे नहीं रिपीट करना है। लास्ट में निगेशन ऑटोमिक स्टेटमेंट का तो सिंपल सा हो जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का बहुत ज़रूरी है। -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो डायरेक्टली आप उसको सिंबल में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली इसी के अंदर स्टेटमेंट में ही आप वर्बल फॉर्म में उसको निगेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल मैन आर एलिमेंट, उसमें मैंने बाजू में नोट लिखवाया था, ऑल को आप सम से रिप्लेस करने का है। सम मैन आर नॉट एलिमेंट। अभी देखो, एक स्टूडेंट का ऐसा डाउट था कि सर हम लोग को बोला कि ऑल को सम से रिप्लेस करना है। आई थिंक अपन ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में लॉजिक की। तो अब जब आप बोलते हैं कि ऑल को सम से रिप्लेस करना है, तो बाद में नॉट क्यों लिखना है? अरे नॉट तो निगेशन के लिए लिखना ही है
खाली ये मतलब जो वर्ड है उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर बैठे, इसलिए उसको हमने कन्वर्ट करके लेना है। तो अपन ने क्वेश्चन पूछा था, नो मैन इज एन एनिमल, देयर एग्जिस्ट अ मैन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या तो देयर इज अ मैन हु इज एन एनिमल। ये भी मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था, देयर एग्जिस्ट करके अल्टरनेटिवली। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में लिखा था, सम मैन आर एनिमल, तो उसको अलग अलग ढंग से हमने लिखा है। देखो, ऑल मैन आर नॉट एनिमल, या ऑल मैन आर नॉट नॉन एनिमल, या तो ये से भी लिख सकते हैं, नो मैन इज एन एनिमल। बाकी के तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, आगे बाद में ये भी आया, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, सम को ऑल के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब आपको इस तरह से निगेशन का ट्रूथ वैल्यू भी पूछ रहे हैं, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले उसका निगेशन निकालो और फिर उसका ट्रूथ वैल्यू निकालो, ऐसा उल्टा पुल्टा करवाते हैं अपने को, है ना। तो ट्रूथ वैल्यू को तो आपको मालूम ही है, निगेशन भी आपको निकालने को आता है। फिर निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। निगेशन ऑफ पी कंडीशनल, सॉरी पी एंड क्यू, और पी और क्यू का तो बहुत आसान है, खाली अंदर ले लेना है। खास है पी कंडीशनल क्यू और पी बाई कंडीशनल क्यू। पी कंडीशनल क्यू का निगेशन क्या आएगा, पी एंड निगेशन क्यू, और निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल क्या आएगा, तो पी और निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, और पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी। निगेशन ऑफ निगेशन इजीली हो जाता है। निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल को रिप्लेस करना है देयर एग्जिस्ट से, एंड वाइस वर्सा, देयर एग्जिस्ट टू बी रिप्लेस बाय फॉर ऑल। इसके कुछ क्वेश्चंस शांति से देख लेने के हमको। देखो, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, ये मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, क्योंकि देखो इसमें इफ दिया है, मगर इफ देन नहीं दिया है, इफ दिया है। तो ये इफ देन नहीं होगा क्या, तो डेफिनेटली इफ देन होना है, लेकिन इसको इफ देन के हिसाब से सोचने के लिए आपको इसको इफ से शुरू करके पढ़ना पड़ेगा। इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, समझ में आया। तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट शुरुआत में होता है वो पी होता है, सो पी वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा, इट इज नाइट। और क्यू वाला स्टेटमेंट तो ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। नॉर्मली क्या हमारी आदत हो जाती है कि जो पहला स्टेटमेंट होता है उसको हम पी मान के चलते हैं, और बाद में जो होता है वो क्यू। मगर ये कनेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में जरा इस तरह से होती है, इफ देन से जब हम बोलते हैं स्टेटमेंट को, तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो पी होता है, और इफ उसके बाद जो जुड़ा हुआ होता है वो क्यू होता है। तो गिवन स्टेटमेंट इज पी कंडीशनल क्यू, और उसका निगेशन आप ले लेंगे, और उसको बाद में आप वापस से स्टेटमेंट में जोड़ देंगे, इट इज नाइट एंड ऑल स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। अच्छा, नेक्स्ट देखो, आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन निकालने को बोला है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n प्लस वन इज ग्रेटर देन 0, तो निगेशन क्या हो जाएगा, तो फॉर ऑल का आपको देयर एग्जिस्ट कर देना है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस वन इज उसका उल्टा, ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन और इक्वल टू। क्योंकि इस केस में क्या होता है, ये नोटेशन सिंबल में जो यूज़ किया रहता है ग्रेटर देन वगैरह, तो उसमें नॉट, हम लोग वर्बल नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह से देयर एग्जिस्ट है तो उसका फॉर ऑल हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, और ध्यान रखना आपको सच दैट यूज करना है वर्ड,
ब्रैकेट n square plus 2 is not an odd number, not odd number, odd number का not odd number. Some continuous functions are differentiable. तो वापस वो सम का आ गया, ऑल रिप्लेस करो, ऑल कंटिन्यूस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, ये भी रिपीट नेचर का है। और लास्ट में अपने को विदाउट ट्रूथ टेबल वो अपने को शो करना है ना, रूल्स यूज करके, प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। जस्टिफाई भी करना है, उसको जस्टिफिकेशन भी देना है। ड्यूअलिटी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ये ड्यूअलिटी में ध्यान रखना, कंजंक्शन डिसजंक्शन से इंटरचेंज होता है और निगेशन एज इट इज रहता है, जबकि कंडीशनल बाई कंडीशनल का ड्यूअल निकाल नहीं सकते हम प्राइमरीली। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर T is replaced by C and C is replaced by T. Now what does the T and C is representing? It is tautology and contradiction. तो ये कभी नोटेशंस आपको स्टेटमेंट में दिए होते हैं और आपको ड्यूअल निकालने के लिए बोला रहता है, तो ये रिप्लेस करने का याद रखना, कि बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, बट लकीली आपको पूछ ले ऐसा। और मैंने यहाँ नोट मारा ही है, जैसे ये नोट मारा है उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है, क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे वही ये बात है कि जब समझो कि अपने को स्टेटमेंट ऐसा दे देवे जिसमें कि बाई कंडीशनल और कंडीशनल हो सकता है, तो उसका ड्यूअल कैसे निकाला जाए। तो पहले तो उसको डबल बार नेगेशन ले लेने का, फिर अंदर का नेगेशन एक्सपांड कर देने का। इसलिए क्या हो जाएगा, अंदर के नेगेशन का एक्सपांशन से वो अंदर कंडीशनल या बाई कंडीशनल जो भी होगा वो गायब हो जाएगा। फिर अंदर का बाहर का जो निगेशन है वो अंदर ले लेने का, फिर स्टेटमेंट एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक बार सिंप्लीफाई हो गया फिर उसका ड्यूअल निकाल लो। ये एक थोड़ा इन लोगों का बात ये था कमी टेक्स्ट बुक वालों की, कि ये ड्यूअल उन्होंने जो पूछे हैं क्वेश्चंस, उसमें उन्होंने वर्बल फॉर्मेट में नहीं पूछे हैं, जिसके अंदर कंडीशनल और बाई कंडीशनल हो। दे हैव आस्क्ड दिस वर्बल क्वेश्चंस, बट उसके अंदर कंडीशनल बाई कंडीशनल का हिसाब किताब नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं ये कन्वर्स। अच्छा, कोई भी कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव निकाला कभी जा सकता है जब भी वो स्टेटमेंट कंडीशनल हो, देन ओनली वी कैन ऑब्टेन। एंड टू गेट दैट कन्वर्स यू हैव टू राइट Q कंडीशनल P, उल्टा लिखना है। इनवर्स के लिए निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। बस उससे बाद में स्टेटमेंट बना लेने का, खत्म हो गई बात। मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन भी दिए हुए थे, ठीक है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू। फिर बस वो स्टेटमेंट पैटर्न, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी वगैरह है कि नहीं वो चेक करना है। दैट्स इट। वेन डायग्राम तो मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि आप बोले हैं उम्मीद हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट। ये द लॉजिक इज, इसमें कुछ पूछना है तो बात करो, अदरवाइज आई एम गोइंग फॉर मैट्रिसेस। देखो, आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या अपना कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज शुड बी द सेम, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई
और उसको एक शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, किसी ने, किसको मालूम है क्या? दिया? क्रिश? श्रुति? तीर्थ? रिया? सर आपने पूछा क्या था? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो उसके लिए कौन सा एक शब्द वापरा है? वो ऑर्डर ऑफ मेट्राइसिस सेम होना चाहिए उसको, ये उसका पीछे वाला और बाद में का आगे वाला वो सेम होता है तो ही मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है, मैंने तुमको बोला शब्द क्या वापरा है, एक ही शब्द है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको प्रोसेस या कंडीशन नहीं पूछा है। देख के भी बोल दो, बोलो, सब बोल सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक में दिया है क्या, मैंने अलग से करा है, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन वो शब्द मुझे मालूम है और आपको भी मालूम होना है क्योंकि मैंने करा है। टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं, डोंट नो। क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीज़ में कभी कभी हम लोग को हमारे तरफ से देते रहते हैं तो हमको लगता है कि कभी दिया है टेक्स्ट बुक में, कभी नहीं दिया तो हमने हमारे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ, बोलो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अरे वाह, ये तो टॉपिक का हेडिंग So है। equality, equality of matrices. इक्वालिटी का कहाँ कंसेप्ट इधर आ गया है? कुछ भी फेकम फाकी कर रहे हैं ये भी। ये देखो तुम्हारे सामने ही है। बढ़ भाई, तीर्थ बढ़। जब मल्टीप्लीकेशन। Since no हाँ पढ़, तू ही पढ़। since no number of column of matrix A is not equal to number of rows of matrix B, therefore AB is not possible. That is, AB is not confirmable. ये तुम लोगों का ही नोट्स है। तो जो पॉसिबल होता है मल्टीप्लीकेशन, तो व्हाट आई विल से, इट इज कन्फर्मेबल। चलो ठीक है, छोटा शब्द था, अभी ये कहाँ से आया है मेरे को, मतलब आया इन द सेंस
ये शब्द टेक्स्ट बुक का है या नहीं है ये मेरे पास अभी कुछ है नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट होगा तो जरूरी है याद रखने का, बाकी ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह कभी पॉसिबल होता है जब उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है। और ध्यान रखना एक खास में तुमको अभी ऐसा क्वेश्चन पूछने का मतलब तुम लोग तो घुमा फिरा के पूछने का इच्छा नहीं करने वाले हैं। एसोसिएटिव लॉ ये सब जो लॉ है उसको याद ध्यान में रखना, ताकि उन लोग कभी ऐसा सिर्फ पूछे कि प्रूव द एसोसिएटिव लॉ, कभी आपको मालूम नहीं होना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो है, तो तुमको लॉ सामने से दे के प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, इजी करने का है तो, या तो तुमको बोलेंगे नहीं, मैं खाली बोलेगा एसोसिएटिव लॉ, तो तुमको खुद से तुम्हारे को एसोसिएटिव लॉ लिख के लेना है, तो याद रहेगा तो ही वो होगा। बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो प्रूव करने का मतलब कि जो है फाइंड करने के लिए बोला हो, आपको ए बी मैट्रिक्स दे दिया हो, खाली आपको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने का है। अच्छा एक बात और मैंने एक्स्ट्रा बताई है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो I2, आई मतलब योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट व्हेन दे से I2 स्पेसिफिकली तो वो समझ जाने का कि ऑर्डर 2 का है। और ऐसे भी कुछ नहीं बोले, समझो I2 नहीं बोला होता तो भी मैं यहाँ पे आई का मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 ही लेता। कारण क्या है कि ए और बी भी आपको ऑर्डर 2 का ही दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी इन द ऑर्डर 2। खास ध्यान रखने का कि आपको ये भी पता होना है, कोई भी ए स्क्वायर का मैट्रिक्स ढूंढना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसमें ऐसा नहीं करना एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई ट्वाइस मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय ए ऐसा करना है, डोंट हैव squaring of the element of that matrix। ट्रांसपोज आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज, और ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं लोग, ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगेन दैट इज द सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स ए विल बी जनरेटेड। सो ट्रांसपोज को मालूम है आपको क्या कर रहे हैं हम, रोज एंड कॉलम्स आर टू बी रिप्लेस्ड, इंटरचेंज। तो कोई भी मैट्रिक्स समझ लो ऑर्डर 3/2 का है तो वो 2/3 का हो जाएगा, है ना। हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए ये बोल सकते हैं, या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताइए एबीसी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है, तो कि ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ए ट्रांसपोज। अच्छा ट्रांसपोज के लिए मैंने दो नोटेशन बोले हैं, ऐसा एक तो हम लोग डैश करते थे पहले से, अभी इन लोगों ने ऐसा टी को नोटेशन में लिया हुआ है, तो टी भी लिखे तो भी वो ट्रांसपोज है ऊपर, और डैश करेगा तो भी वो ट्रांसपोज की ही वो शो होती है। देन तो ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज कभी, जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो हम लोगों को उसको ए ट्रांसपोज निकाल लेने का, ए ट्रांसपोज निकालने के बाद बस ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज में रख देने का, और उसको आप एलिमेंट टू एलिमेंट्स का ये करेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का भी रोल आपको मालूम है, कभी हो सकता है जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हो तभी। तो नाउ यू कैन हैव एलिमेंट टू एलिमेंट कंपैरिजन एंड ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह का। मगर मालूम होना चाहिए भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, गड़बड़ वहाँ हो जाती है। क्वेश्चन तो आसान होता है लेकिन अपने को पता होना चाहिए। आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉपरली जो करे हैं ना उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। अच्छा अभी देखो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है लेकिन सिमेट्रिक की जगह पे स्क्यू सिमेट्रिक बोला है। अब स्क्यू सिमेट्रिक का क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ए ट्रांसपोज, मतलब आपको मालूम है ट्रांसपोज कैसे होने वाला है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके रोज और कॉलम्स के इंटरचेंज हो जाने वाले हैं। मगर स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसपोज होगा और उसके अंदर खाली आपके एलिमेंट जो होंगे वो सेम नेगेटिव में खाली चेंज होने का है, चेंज सेम तो होंगे लेकिन साइन में चेंज होना है।
है ना, स्क्यू सिमेट्रिक आपको मालूम है। तो बस स्क्यू सिमेट्रिक ए का निकाल मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का ये आपको याद रखने का, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेने का है और उसको उसमें रख देने का है। माइनस अंदर ले लेंगे तो माइनस अंदर आने के कारण सब एलिमेंट्स जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, जीरो पे पॉजिटिव रहेगा, और फिर कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। एक बार आपने शायद सॉल्व तो आगे अभी कर दिया होगा इतने टाइम से। चलिए, ये इन लोगों ने ऐसे ही पूछा है, देखो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड द ट्रांसपोज एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। ठीक है, जो A इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है, जो A इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और जो उसमें से कुछ ही नहीं है तो वो कुछ नहीं है, नाइदर वो सिमेट्रिक है नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। बस ऐसे ही सब क्वेश्चन हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस इसके अंदर लेनी लेनी है जो जो आपने ली होगी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, कंस्ट्रक्ट करो ए मैट्रिक्स कि जिसके अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल ए आई जे, आई रिप्रेजेंट्स रो का पोजीशन एंड जे रिप्रेजेंट्स कॉलम का पोजीशन। अब ये आई और जे कितने होंगे ऐसे, क्योंकि नीचे आपको ऑर्डर लिख के दिया 3 by 3, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, एंड दैट इज 3 by 3 मैट्रिक्स। और ए आई जे कैसे निकालने का है, क्योंकि आई माइनस जे करने का। अब आई क्या है, मैंने अभी बोला पोजीशन ऑफ रो, एंड जे क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम। तो पहला A11 जब हम बोलते हैं तो पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो उसको आप 1 1 है तो 1 आई के जगह पे और 1 जे के जगह पे लेके फॉर्मूला में डालोगे तो आई माइनस जे 1 - 1 जीरो हो जाएगा, मतलब वो एलिमेंट कौन सा होगा, जीरो। देखो मैंने रेडी हो गया जो मैट्रिक्स, उसमें पहला एलिमेंट आपको जीरो दिख रहा है। फिर A12 में पहला 1 है, आई के जगह पे 1 है और जे के जगह पे 2 है, 1 - 2 तो -1, तो फिर दूसरा एलिमेंट देखो -1 आ गया। ऐसे करते करते सब एलिमेंट ढूंढ लेने का, और उसके बाद आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन आपको बाद में पूछा क्या है, स्टेट वेदर ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। खाली आपको ए मैट्रिक्स ढूंढ के रखना नहीं है, देन यू हैव टू स्टेट दैट वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सो दिस इज टू बी जस्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ, आपको ए ट्रांसपोज ढूंढना पड़ेगा, आपको वो ए ट्रांसपोज ढूंढ के उसको चेक करना पड़ेगा क्या वो ए से सेम है क्या। तो के सेम नहीं है, माइनस जिधर है उधर वो प्लस वाला एलिमेंट है, मतलब ये क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब क्या करो, ए ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लेंगे ना आप, तो वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो बाहर माइनस हो जाएगा और ए ट्रांसपोज। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आया। मेन तो क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर से आना चाहिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, उन लोग पूछते हैं, ज्यादातर करके पूछा हुआ है, आपको बोर्ड क्वेश्चन का अनुभव होगा। इस तरह दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व करके आप कर सकते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो द सेम, खाली आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लग दे दिया है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, आपको आता है वो, ऐसा हिसाब से करना है। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन में से है। एक्स वाई ढूंढना है यार, आगे ऐसा एक्स वाई जेड भी आ सकता है, ए बी सी डी है, एक्स वाई जेड की जगह पे ए बी सी डी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से कंपेयर करने का। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ड प्रॉब्लम। मैट्रिसेस दिया है तो या तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से।
खास अभी अब आपका आ गया देखो मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन हो पॉसिबल है या नहीं है वो आपको प्रॉपर्ली मालूम है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो कंफर्मेबल है नहीं है। कंफर्मेबल, हाँ अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो किसे करने का, और ये खास ध्यान रखना है। एसोसिएटिव लॉ जो है ये प्रॉपर्टी जो है, ए बाद में है ब्रैकेट में बी इंटू सी, तो पहले बी इंटू सी कर देना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में ए इंटू बी पहले करना पड़ेगा, ब्रैकेट में है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, लॉ का आपको डिस्कशन मालूम है, जितना भी हमने किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऐसे क्वेश्चन में पहले ए प्लस आई इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, आई का तो आपको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, पहले वो ढूंढेंगे उसको। ए मैट्रिक्स मिल जाने के बाद अपने को जैसे पूछे ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, तो ए प्लस आई पहले ढूंढो, फिर ए माइनस आई ढूंढो, और दोनों का फिर मल्टीप्लिकेशन करो। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन ईजी है। वैसे ही इधर में पूछा सेकेंड क्वेश्चन में भी। अच्छा, अभी इसमें मैंने एक और मेथड भी इस्तेमाल किया था, ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई जो ढूंढना है, दैट इज एक्सपांडेड। एक्सपांशन होने के बाद मुझे क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस आई। अब ए स्क्वायर माइनस आई मिला, दैट्स जस्ट आई विल सॉल्व फॉर दैट ओनली, नो, ए स्क्वायर माइनस आई दैट इज ए इंटू ए माइनस आई। बस जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा। मैंने बाजू में नोट क्या लिखा है, any matrix that is square matrix multiplied with identity matrix is going to be the same matrix, a into I is equals to a, I into a is equal। एक्चुअली इसका जरूरत आपने आगे इनवर्स में देखा हुआ है ना, जो कि अभी यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी सॉल्व करने के हिसाब से काम में आ रहा है। तो a इंटू आई, एक्चुअली मैंने सेकेंड मेथड अभी इसलिए दिखाया क्योंकि a इंटू आई आपको मालूम होना चाहिए। जैसे देखो i इंटू ए और a इंटू आई दोनों के जगह मैंने a रखा है, तो अच्छा आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अच्छा, अभी ये देखो आपने को प्रूव करना है स्केलर मैट्रिक्स। कभी कभी इन लोग है ना ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है, ऐसा प्रूव करने की जगह पे ऐसा बोलते हैं एंड देन आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। तो अपने को जो आंसर आता है, जैसे कि ये मैट्रिक्स आ गया एज आंसर, तो अपने को खुद से कमेंट देने का है कि हाँ ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, देन ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, बस इक्वेशन दिया होगा उसको आपको ये करके सॉल्व करके लेना है। चलिए भाई साहब, उसमें के वगैरह ढूंढने का है तो के भी ढूंढने का, कंपैरिजन बाद में करके उसको के ढूंढा जाएगा, ये भी सिमिलर है। हाँ ये खास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, सो यू कांट जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग सेम ऐसे कि a प्लस बी करो फिर उसका स्क्वायर करो, फिर यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a इंटू ए करो, राइट हैंड साइड में b स्क्वायर की जगह पे b इंटू बी। ऐसा नहीं करने का, पहले इसको हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसका मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये है,
फॉर्मूला है, क्या है? तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? तो कि ए और बी देखो स्मॉल एलिमेंट है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? But if you see that a plus b whole square in the matrix term, capital A plus b whole square, then it will be expanded as a square plus ab plus ba plus b square. ये आपको मालूम होना चाहिए, एंड उसके हिसाब से हमने देखो एक्सपांड करा है। राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा क्या? ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। बस इसी से आपको फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि क्या हो जाएगा, अपना कैलकुलेशन इजीली हो जाता है, और इसको ऐसे ही करना है। बस इसमें भी के ढूंढने के लिए वो पूछा है, कंपेयरिंग करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से। ये ऐसे भी क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछे बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होना है, तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाने के बाद जो भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से कंपेयर करके आंसर लेना है। सेम टाइम 14th also, in that only just x y and z 3 variables are available। पहले में क्या 2 था। ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं ना। वर्ड प्रॉब्लम से पहले मैट्रिक्स बनाने का, मैट्रिक्स का एक्चुअली प्रोडक्ट आपको आंसर मिलता है। कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज वगैरह की है, आपको ये मैंने प्रूव करके भी बताई एग्जांपल के साथ। यू कैन नोटिस अगेन, ये आपके पास सब बुक में रहेगा ही, आपने किया भी रहेगा गो थ्रू, और ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। इसको आपको समझने के लिए मैं इम्पोर्टेंस ज़्यादा दूंगा। एक बात ध्यान रखना है सर। अच्छा, मेरे सामने ये क्वेश्चन है, सुनो बराबर से। इफ A is a square matrix, then A plus A transpose is a symmetric, true or false? समझता है कि मैंने क्वेश्चन कैसा बनाया? बैठता है? ये प्रॉपर्टी है, ट्रू है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी तरह से अभी उसके बाद वाले एक्सरसाइज में आपको ऐसा पूछा है, ट्रांसपोज पूछा है, ट्रांसपोज के ऊपर फोकस किया जाएगा। ट्रांसपोज के ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज छोड़ दिया मैंने, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो हमने देखा वो पूरा हम लोगों ने एग्जाम्पल में कवर किया है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक्चुअली का क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अभी इन लोग पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आई डोंट नो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक हम पी और क्यू अज्यूम करते हैं, वो आपको उसके एडिशन के अंदर उसको कन्वर्ट करके लाना है। तो मेरे को जो दिया गया मैट्रिक्स है, इसको हमें ऐसे दो मैट्रिक्स के अंदर एडिशन के फॉर्म में लेने हैं कि जो पहला वाला मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक हो, दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक हो, और उसका टोटल वही मैट्रिक्स आना चाहिए जो गिवन है। इसका एक फॉर्मूला इस तरह से आपको क्रिएट करके यूज करना है, जो मतलब दिया हुआ है, हाफ इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वो आपको आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो आ जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये आपको प्रिपेयर करना है मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स मिल जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे पी मिला तुमको, ये 4 माइनस हाफ, सॉरी 4 हाफ हाफ माइनस 5,
और Q मिला है आपको 0 minus 5/2 5/2 0. That means you can add both that matrix P and Q and you will see that you are getting A matrix. चेक करके देख सकते हो. ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम. Yes, this is very important topic. Elementary transformation, in which elementary row transformation and column transformation. Row transformation का मतलब, transformation का मतलब होता है कि to have specific changes as per our requirements. तो उसमें अपने को रो का ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें चेंजेस हमको करने मिलेंगे, बट दैट रिक्वायर्स टू हैव सम ऑपरेशंस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोज. एंड इफ यू deal with column transformation, then you have to have some operations based on the column elements. उसको हम बोलते हैं elementary transformation. Now how to apply this transformation as a row transformation in column? तो कि अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कभी दो रो को रिप्लेस कर सकते हैं हम. रिप्लेस करने के लिए हमको इस तरह से नोटेशन लिखना है, दोनों साइड एरो जैसे हम बाई कंडीशन में लिखते हैं, दैट इज इंडिकेटिंग द रिप्लेसमेंट. वैसे ही कॉलम को रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है, तो यू कैन शो C3 इंटरचेंजिंग C2. जैसे कोई एक मैंने एग्जांपल लेके बताया है, ये सब बेसिक आपको नहीं जरूरत है, यू कैन जस्ट गो विद द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो कोई भी दो रो को आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो रो के अंदर एक रो में आप उसी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिर दूसरे के साथ उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सी दिस ऑल थिंग्स वी आर डूइंग फॉर आवर रिक्वायर्ड चेंज. हमको जो है ट्रांसफॉर्म करना है एलिमेंट्स को, कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना है, देन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज. तो देखो मैंने आपके सामने शो किए हैं लास्ट के अंदर अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं. R2 + R1, R3 - 2R1, R2 R1 + R3. अब देखो जो पहले लिखा होता है उधर चेंज होता है, जो पहले लिखा होता है उसमें चेंज होता है. दैट इज आवर इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग. और उसके आधार पे हमने 2.53 के थोड़ा समझ जाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे. अदरवाइज में डायरेक्ट इसका यूज किधर आता है आपको मालूम है, टू गेट द इनवर्स, है ना. अब मैं इनवर्स पे आता हूँ. इसकी ज़रूरत कहाँ पे है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का समझदारी आपको कहाँ ज़रूरत पड़ने वाला है, कि इनवर्स फाइंड करने के लिए. एंड इनवर्स कभी फाइंड होता है क्योंकि और इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड होता है. और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इनवर्स, जो नोटेशन हम ए के ऊपर पावर -1 लिखते हैं. अच्छा, ए इनवर्स A⁻1 का मतलब ऐसा मत मानना वो उसको नीचे ले लेंगे तो 1/A हो जाएगा. ये मैथमेटिकल मीनिंग नहीं लेना. ऐसा नोटेशन में ए इनवर्स इसको इस तरह से लिखा जाता है. देखो जब ए इनवर्स निकाला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जबकि वो ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो ए इनवर्स भी निकलेगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का या तो ऑर्डर 3 का. अच्छा, ए मैट्रिक्स का जब आप ये इनवर्स फाइंड करोगे तो कंडीशन ये होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर. मतलब कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए शुड नॉट बी 0. अब इनवर्स कितने तरीके से निकाला जाता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द थर्ड मेथड इज एडजॉइंट मेथड. तो ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड हो गए. ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज वन मेथड, बट अंडर दैट रो ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ लो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ लो, तो इससे दो मेथड हो जाएंगे. अच्छा, अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड से आपको करना हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से करना हो तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, A × A इनवर्स = I. मतलब A इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा है जो यहाँ A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये तो फिक्स है. तो आपको A इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा मिलना है, A इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा मिलना है जिसको आप A से मल्टीप्लाई करोगे तो I मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो वो A इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा होगा, वो यूनिक होगा. यूनिक मतलब एक स्पेसिफिक होगा.
तो वो करने का क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई करने का। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला यूज करना ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, है ना। ए इनवर्स में पहले रहता है, ए इनवर्स इज यूनिक, मैंने लिखा है। हाउ टू कन्वर्ट द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते, अभी ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात ध्यान रखो, जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तभी एक पर्टिकुलर ऑर्डर से हमको उसको कन्वर्ट करना है। व्हेन यू आर यूजिंग रो वाइज, एलिमेंट शुड बी कन्वर्टेड कॉलम वाइज। तो पहले कॉलम को आपको 1 0 0 लाने का सोचना है, फिर दूसरा कॉलम आपको 0 1 0 लाने का सोचना है, तीसरा कॉलम आपको 1 0 0 1 लाने का सोचना है। This should be the order for converting it as an identity matrix by using appropriate transformation. Now, appropriate transformation as this was for row transformation. Same way for the column transformation, if you do, your order should be your order of conversion should be first row wise. It should be converted. When you use column transformation, the order is to be followed for the row. तो फर्स्ट रो पहले आपका ऐसा 1 0 0 होना चाहिए, फिर सेकंड रो का आपका टारगेट होना चाहिए 0 1 0, एंड देन थर्ड रो का टारगेट होना चाहिए 0 0 1। ऐसे होके पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बस एग्जांपल एक आध मैं देता हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। समझ लीजिए इसको आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है ना। दोनों मेथड में करना है, लेकिन मैं पहला एक मेथड से बता दूँगा। अच्छा, और कोई भी मेथड से इन्वर्स फाइंड करो, इन्वर्स का मैट्रिक्स वही सेम आना है। तो पहले तो हम लोग चेक करने का कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। सो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू हम चेक करेंगे। डिटरमिनेंट वैल्यू इज कमिंग एज 25 which is not equal to 0, नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। और यू कैन ऑल्सो राइट ए इनवर्स, ए इज इन्वर्टिबल, है ना, ऐसा भी शब्द लिखा है हमने। अब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख लेने का, सबसे पहला एलिमेंट 1 है ही, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। फिर आपको कॉलम वाइज नीचे उतरने का, -3 को आपको 0 बनाने का। तो -3 को आप कैसे 0 बनाओगे, तो R2 + 3 R1 कर रहा हूँ मैं, तो 0 हो जाएगा। ये सोचना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन थिंग, ये कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हो जाएगा, ऐसे करते जाने का है। और फिर मेरे को नीचे जो 2 है उसको 2 को 0 कन्वर्ट करना है। सो उसको आप R1 के मदद से, 1 है जो, उसकी मदद से आप उसको 0 कर सकते हैं। जैसे R3 - 2 R1 करा, वो भी 0। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स में अप्लाई करने का। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स ऐसे ही नहीं छोड़ देने का है, उसमें भी वो ट्रांसफॉर्मेशन सेम अप्लाई करते जाना है। देखो फर्स्ट कॉलम मेरा 1 0 0 हो गया, देन द नेक्स्ट टारगेट इज टू कन्वर्ट दैट सेकंड कॉलम में जो है पहला एलिमेंट 3 को 0 करना है। अच्छा, अब वो उसमें ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ आपको। वो 3 को 0 नहीं हो पा रहा है, तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट 9 को आप 9 को आप 1 कन्वर्ट करने का सोच सकते हैं। सो लेट इट बी द 9 as 1 टू बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ कोई भी आप सोच लो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके लेना चाहते हो। अब मैंने देखो यहाँ रिप्लेस किया हुआ है, R2 और R3 को रिप्लेस करा है, तो क्या वो 1 क्या बीच में आ जाएगा, खाली माइनस हटाना पड़ेगा, है ना। फिर मैंने R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस हटा दिया। अब ये मिडल एलिमेंट जो 1 आया है उसकी मदद से या उसके यूज करके हम उसके पहले एलिमेंट को 3 को और तीसरे एलिमेंट 9 को भी मैं 0 कन्वर्ट करूंगा। तो देखो एक साथ आप दो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, R1 - 3 R2 और R3 - 9 R2 लाइक दिस एंड सो ऑन, यू कैन हैव बोथ प्लेसेस zeros। अब आपके लास्ट कॉलम की बारी है, उसमें आपको 0 0 1 लाना है। तो पहले तो मैं R3 को, लास्ट एलिमेंट 25 है, उसको डिवाइड बाय 25 कर दूंगा। अब ऐसा ध्यान रखने का कि जो आप नेक्स्ट एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हो, उसके कन्वर्ट करने में पहले वाले एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, है ना। पहले के एलिमेंट जो ऑलरेडी आपने कन्वर्ट करके लिए हुए हैं उसको डिस्टर्बेंस नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, किए कराए पे पानी फेर जाएगा, और आगे के सब एलिमेंट जो आपने कन्वर्ट किए थे मेहनत से, वो वापस डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो नहीं होने देना है, उसको बिना हिलाए डुलाए आपके आगे के एलिमेंट को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करते जाना है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पहले मैं 10 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने पहले 25 से डिवाइड कर दिया R3 को, तो मेरा 1 हो गया। वो 1 के मदद से मैं R2 के और R1 के लास्ट एलिमेंट को चेंज करूंगा, जो 10 और -4 है। सो R2 + 4 R3 और R2 उसके बाद R1 - 10 R3 की मदद से कर लिया है। राइट हैंड साइड ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बहुत आपका इसमें जो है इम्पोर्टेंट हो जाना है। इसमें आपको
केयरफुल रहना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, तो आई क्या आ जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, आई इंटू ए इनवर्स इज गोइंग टू बी, ए इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो वही का वही मैट्रिक्स आएगा जो है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाटएवर द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स इज कमिंग, दैट इज योर आंसर। अब पूरे में से मुझे कुछ कॉमन लेने मिलता है तो लेना है, अगर मेरे को ऐसे ही छोड़ देना। ये मिल गया आपको। सेम चीज इनमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने शुरू किया था वो नीचे, मगर फिर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ। अब उसमें भी अलग से पहले मेरे को डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। ये आप बाद में खुद भी देख लेने का, आपने किया ही होगा प्रैक्टिस। अब मैं लास्ट में एक आपको एडजॉइंट मेथड बता देता हूँ, इससे मैंने ये खत्म कर देना है सेशन। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन का भी टॉपिक रहता है, तो जिसके अंदर इन्वर्शन मेथड और मैट्रिक्स मेथड और एक मैंने रिडक्शन मेथड है ना, जैसे 3 मैंने बताया, तो तीसरा जो रिडक्शन मेथड उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कराया है टेक्स्ट बुक वाले ने, मैंने मेरे तरफ से बताया। चलिए पहले इसका एक आपको ये कर देते हैं। मतलब मैंने बीच में मैट्रिक्स का एक्स्ट्रा लेक्चर भी लिया था, जिसमें कि वो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने सॉल्व कराए थे। लेट मी नाउ डिस्कस द लास्ट पार्ट एज एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड का एक मैंने कोड वर्ड लिखा था एमसीयू ना, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड माइनर, सेकंड यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर, देन यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट। इसका मैंने कुछ ऐसा नाम भी दिया था, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। अब पहले तो मेरे को इन्वर्स फाइंड करने वाली बात है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर होना चाहिए उसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। लेट मी चेक दैट। तो 40 आ रहा है, 40 मतलब इट इज इन्वर्टिबल। पहले हमको माइनर निकालना है। माइनर निकालने के लिए क्या करना है, माइनर को m से डिनोट करते हैं, m11। अब जितने एलिमेंट है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उतने माइनर ले लेंगे। जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर निकलेंगे। 9 एलिमेंट्स है, 3x3 मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स निकलेंगे माइनर्स के। तो वेरी फर्स्ट m11 इज अ माइनर फॉर द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर निकलेगा। तो उसको आप कैसे माइनर निकालेंगे, तो वो रो और वो कॉलम को छोड़ दो और बाकी के एलिमेंट्स के मदद से आप वापस एक छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो। तो बनेगा, जिसको सॉल्व करोगे छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे, वो छोटे डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे ऑर्डर टू का, उससे आपको माइनर का आंसर मिलेगा। सेम वे m12 के मतलब क्या, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को आप ध्यान में लेके उस रो और उस कॉलम को आप एलिमिनेट कर दीजिए, और जो बचता है वो एलिमेंट्स से ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट देके उसको सॉल्व कीजिए। दैट इज गोइंग टू कम एज -n। ऐसे करते करते पहले माइनर ढूंढ लीजिए, फिर माइनर के बाद को फैक्टर ढूंढा जाएगा। को फैक्टर का मतलब होता है कि -1/2। अब जो पोजीशन का को फैक्टर निकाल रहे हो उस पोजीशन के नंबर ऑफ रो के पोजीशन और कॉलम के पोजीशन को आप पावर में उसमें ऐड करना है। सो सी इज अ नोटेशन फॉर को फैक्टर। एक तो ये पहली बात है, जितने एलिमेंट है उतने का को फैक्टर निकलेंगे, मतलब 9 एलिमेंट्स के हिसाब से 9 को फैक्टर निकलेंगे। बस उसके लिए पहले हम लिखते हैं C11। C11 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसके -1 के पावर में 1 + 1 करना है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए 1 + 1 इंटू m11 मतलब माइनर जो भी उस पोजीशन का होगा, उसी पोजीशन का उसको मल्टीप्लाई कर देना। बस ऐसे सबके कोफैक्टर निकल जाने। कोफैक्टर निकल जाने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के रखना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को अपने अपने पोजीशन पे रख के उसका मैट्रिक्स बन जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स को यूज करके अपने को एडजॉइंट बनाने का है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को बनाने का। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बनाने के लिए आपको जो है को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सो हियर वी हैव टेकन को फैक्टर मैट्रिक्स जो है आया था ऊपर, अपने को उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लिया मतलब रो बिकम्स कॉलम्स, कॉलम बिकम्स रो। और फाइनली एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ए मिलने के बाद फाइनल स्टेप इज टू गेट द ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। बस एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स उसकी जगह पे रख देने का, 1/डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए उसके जगह पे रख देने का। दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर। आप एक कोई भी इनवर्स फाइंड करने के मेथड को फॉलो करो, आपको इनवर्स सेम मिलेगा। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, यू कैन डू इट वेल।
एक मैंने जम्बो मैट्रिक्स का मेथड बताया था, तो ठीक है, खाली समझदारी के लिए मैंने बोला था कि यूज करके लेना है, तो बाकी सिस्टमैटिकली जरा जाना पड़ेगा। हम लोग स्टेप के बिना तुमको मार्क नहीं देंगे ना, इन लोग ऐसे लोग हैं ना। चलिए, अभी आपको कुछ पूछना नहीं है तो मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज करने का है। आई होप आप लोग बराबर से मेहनत करे होंगे। पूरा साल इस तरह से गया है, बट बहुत ही ऐसा फीलिंग आता है कभी हमको भी कि पर्सनली नहीं होने के बाद भी इतना हमने इनपुट दिया है, उसका आपको डेफिनेटली अपने अपने फ़ायदा लेना है, और आप लिया होगा भी पूरे साल भर, और उसका रिजल्ट भी आप ला के दिखाओगे। ये आपकी हिम्मत रहती है रहेगी, वो मैं एक सोच रख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के एंगल से स्टूडेंट को अपने तरफ से बराबर इनपुट देना है, ताकि हम एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपके आपके ऊपर एक्सपेक्ट करके रखते हैं, एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतर सको। फिर भी फिजिकल नहीं तो भी ऑनलाइन में हमने काफ़ी मेहनत डाली है। आप लोग भी उतने ही उसी उसके भी से भी ज़्यादा आपने मेहनत डाली होगी, तो उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बी पॉजिटिव। अभी कोई नया क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश नहीं करना, ज़्यादातर करके जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उसी पे फोकस रखना। खास सूचना, फॉर्मूला बार 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 दोहरा देना, रिपीट करना। कोई भी पॉइंट छोटे मोटे हैं वो रिपीट करना, जो फॉर्मूला बुक में अपने लिखे हो गया है। होप कोई क्वेश्चन का ऐसा लगता है तो प्रैक्टिस ले लेना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लेना जो ऑलरेडी आपके पास उसका सोल्यूशन हो, ताकि एंड मोमेंट पे आप फ्रस्ट्रेट ना हो। इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर, सोल्यूशन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन अंडरस्टैंड बाय लुकिंग टू दैट। तो ऐसे नए क्वेश्चन कभी लास्ट मोमेंट पे नहीं लेने हैं जो आपको अननेसेसरीली आप लोग उसपे से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करो अपने आप में। और ऐसा होता है ना, फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बराबर से मेंटेन होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऑलवेज। वो गांव में पहले पानी भरने जाते थे ना, मटकी लेके महिला लोग। तो अभी तो बहुत सी जगह पे ऐसा चलता होगा, पानी तो पानी का जो मटका है पूरा भरा हुआ है और चल रहे हैं, पूरा भरा हुआ है और चलना है इस तरह से कि पूरे मटके में से जो भी पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। इट इज लाइक नाउ इट इज अ टाइम, द सेम थिंग इट इज गोइंग टू हैपन विथ यू। पूरा माइंड आप लोगों का कंटेंट से भरा पड़ा है। जरा भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, जरा भी कहीं आगे पीछे हुआ, किसके बोलने पर या अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो हो जाना है अपने माइंड में से जितने भी हमने कंसेप्ट या कंटेंट भर के रखा है, वो भूल जाना शुरू हो सकता है या स्किप हो सकता है, या इसको बोलते हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं ब्लैंक हो गए हम लोग। ये नौबत नहीं आने देना। और ध्यान रखना, नींद बराबर लेना, हेल्थ का ध्यान रखने का, क्योंकि हेल्थ ही हमको टिकाए रखता है एग्ज़ाम जैसे अपने को माहौल में। खास करके मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अपना स्पिरिचुअल थोड़ा ध्यान बना के रखना, अपना भगवान का नाम माला वगैरह करने का ध्यान रखना, ताकि मन में शांति रहे। शांति से काम होगा तो कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ पाओगे। हड़बड़ाहट घायल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बोलने पे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी किया है उसको रिपीट करें, जो है उसमें उसी के हिसाब से करें, जिसका सोल्यूशन है आपके पास उसी को दोहराएं, नया कुछ ट्राई नहीं करें। बस ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली आपको रेडी होना है एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली फॉर अवर एग्ज़ाम बट मेनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। जो भी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दिया है कॉलेज वाले ने, खास करके जो ओमिशन है या वगैरह वगैरह, उसको ध्यान में रखना, ताकि अननेसेसरी आपका उसमें समय बर्बाद नहीं हो। भले हमने साल भर में पूरा वो पढ़ा भी हो, फॉर योर नॉलेज से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके लेना है। तो ये सब मुद्दे जो है ये आपको ध्यान में देने हैं। कुछ आपको पूछना है तो बात करो, नहीं तो मैं यहाँ मीटिंग एंड करता हूँ। So all the very best for your coming exams, whether of it is of our prelim exams
और बोर्ड एग्जाम्स। प्रैक्टिकल का भी जो कॉलेज में रहेगा उसको बराबर फॉलो करना, उसके 20 मार्क्स हैं, उसको 20 में से 20 लाना ही है, वो टारगेट लेना है। और रही बात 80 मार्क का अपना रिटर्न एग्ज़ाम, उस मतलब कि बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके अंदर आपको मैक्सिमम लाके अपने को प्रॉपर परफॉर्मेंस लाना है, ताकि अपना मैक्सिमम 80 आउट ऑफ 80 इसमें आए, और उसमें जो 20 आउट ऑफ 20 ले पाते हैं, यू मे हैव मैक्सिमम स्कोरिंग दैट कैन बी प्रिडिक्टेड, that can be from my angle. I will expect for some of the students, कुछ स्टूडेंट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो करेंगे भी, आई होप। ठीक है, कुछ भी डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट एट ऑफिस और मोबाइल, यू कैन मैसेज। थैंक यू वेरी मच।